बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा फ़रीक़ैन अपना मुश्तरका सरमाया और मुश्तरका जायदाद से मुनाफे की आमदनी तकसीम करने का मुआहदा करते हैं। ऐसे मुआहदा को, मुनाफे को शेयर करने का जो अमल है उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप ज़बानी भी हो सकती है और पार्टनरशिप तहरीरी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप रिटन फॉर्म में ही हो, बल्कि ये ज़बानी भी हो सकती है। हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सूट्स की। जब दावा फस्ख़े शराकत दायर किया जाता है तो जनाब पार्टनरशिप एक्ट 1932 चैप्टर है 4, सेक्शंस हैं 39 अप टू 55 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डील करती हैं। उनमें सेक्शन 48 जो है वो अकाउंट्स की सेटलमेंट के हवाले से है। सबसे अहम जो फैक्टर होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का होता है, जिससे सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील करती है। शराकत के अंदर अगर माबैन फरीकैन पार्टनर्स के अंदर कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, तो ऐसी शराकत किसी भी वक्त ख़त्म की जा सकती है और जो फस्ख़े शराकत और फमीदे हिसाब का दावा है वो फिर दायर किया जा सकता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से पहले कतई सूरत फहमीदे हिसाब नहीं मांग सकते, और जब तक मुआहदा में कोई ऐसी शर्त तहरीर ना हो। अगर मुआहदा के अंदर कोई ऐसी तहरीर लिखी है कि बगैर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के भी फहमीदे हिसाब किया जा सकता है, देन आप फहमीदे हिसाब में जा सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जाएंगे, देन आप फहमीदे हिसाब का दावा दायर करेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जो दावा जात हैं इनमें तकर्री रिसीवर जो है उसकी भी प्रे की जा सकती है और रेमेडी अवेल की जा सकती है। और इस मुकदमा के अंदर तारीख, दायरी दावा, तामील सम्मन जो है उससे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डिग्री सादर की जाती है। यानी जिस तारीख को दावा दायर करके सम्मन जारी किए गए हैं उस तारीख से ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अज्यूम कर ली जाएगी कि वो हो गई है, यानी उस तारीख को वो डिसॉल्व हो गई है, ये अजम्पशन की जाएगी। उसके बाद अदालत पहले इब्तदाई डिग्री सादर करती है, उसके बाद हिसाब लिया जाता है और जो पार्टनर हैं उनके पास कुछ ऐसे हालात सामने आ गए हैं जिसकी बना पे वो डिसोल्यूशन में जा रहे हैं। पहले में ये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, जो कारोबार को संभाल रहा है, सारी मैनेजिंग का जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अकाउंट्स के अंदर हसखुर्द बुर्द कर रहा है। उसके बाद हिस्सा दारान जो हैं, शराकतदार जो हैं, उनको उनका मुनाफे का प्रॉपर हिस्सा जो है वो नहीं दिया जा रहा। और तीसरी बात यह है कि हिस्सा दारान जो शराकतदार हैं वो एक दूसरे के मुखालफ हो गए हैं, एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहा है। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जिसकी बिना पर जो पार्टनरशिप डीड है, जो मुआहदा पार्टनरशिप है, उसको डिसोल्यूशन में जाया जा सकता है। और अगर फर्म रजिस्टर शुदा नहीं है तो शराकत जो है डिसॉल्व हो जाती है। तो और एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के खिलाफ जो है ज़र नकद का दावा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि जो पार्टनरशिप पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो आपस में बैठ के उसकी सेटलमेंट कर लेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसमें जो तमाम पार्टनर्स हैं वो मुश्तरका और इनफरादी जो रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स हैं
उसकी ज़िम्मेदार हैं, और फर्म और जो पार्टनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक पार्टनर जो है वो सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा दायर कर सकता है। और अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में फौत हो जाता है तो उससे उसकी पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उसके जो वारसान हैं वो उस पार्टनरशिप का हिस्सा मुतसव्वर किए जाते हैं। हत्ता कि उसके अगर नाबालग बच्चे हैं तो नाबालग बच्चे भी उस पार्टनर अपने वालिद या अपनी वालदा की जो पार्टनरशिप हैं उसके शराकतदार बन सकते हैं। और ये बात एक 2009 PLJ सुप्रीम कोर्ट 202 पेज है जिसमें ये बात रिपोर्ट की गई थी। और उसके बाद दो पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के नाम से दावा दायर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम पार्टनर्स जो हैं वो फर्म की तरफ से जो है वो दावा दायर करें, और अगर फर्म रजिस्टर्ड है लेकिन दावे में इसका जिक्र नहीं किया गया तो इट डज नॉट मैटर, इस बिना पे दावा खारिज नहीं किया जा सकता। और अदालत जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के मुकदमात में इब्तदाई डिग्री जारी करने के बाद अज़ां कती जो फाइनल डिग्री है वो सादर करेगी। और एक जो पार्टनरशिप फर्म है उसके खिलाफ कोई भी पार्टनर जो है वो सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का दावा दायर कर सकता है। उसके बाद अगर शराकतनामा जो पार्टनरशिप डीड है वो रजिस्टर्ड शुदा नहीं है, देन रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा तो हो सकता है लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का दावा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप तो रजिस्टर्ड ही नहीं की गई है। तो वो फर्म का एग्जिस्टेंस ही जब नहीं है तो देन उसकी शराकतदारी जब रजिस्टर्ड नहीं है, जब एक चीज़ का वजूद नहीं है कानून की नज़र में, देन वो कैसे डिसॉल्व हो सकती है। उसमें यह है कि दावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फहमीद हिसाब जो दायरी है वो दावा दायरी की तारीख से ही डिसोल्यूशन जो है वो शुमार की जाएगी। और अगर माबैन फरीकैन पहले से शराकत ख़त्म हो चुकी है या कारोबार बंद हो चुका है तो उसके बाद जब पहले ही ख़त्म हो गई है देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, बल्कि अब दावा फहमीद हिसाब दायर किया जाएगा। और फर्म के जो दूसरे पार्टनर्स हैं उसके खिलाफ दावा रिकवरी सूट्स जो हैं फहमीद हिसाब की बिना पर वो दायर की जा सकती है। और उसके बाद ये ज़रूरी है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के दावा जात हैं उनमें कि जो पार्टनरशिप की डेट है, किस तारीख को ये पार्टनरशिप डीड लिखी गई, रजिस्टर्ड की गई, कौन कौन सी कंडीशंस के ऊपर ये पार्टनरशिप हुई, कितने कितने हिस्से इसके हिस्सेदारान के दरमियान तय किए गए, और जो शेयर्स थे इसके, उसके बाद उसका टोटल सरमाया कितना था, किस किस पार्टनर का कितना सरमाया इसमें शामिल था, और अगर कोई हिस्सेदार जिसने कारोबार में कोई सरमाया नहीं लगाया लेकिन वो वर्किंग हिस्सेदार है तो उसमें ये बात भी जिक्र की जाएगी। कोई चीज़ भी पार्टनरशिप के हवाले से किसी फर्म की जो पार्टनरशिप है उसको डिसोल्यूशन में आप छुपा नहीं सकते, और कोई भी जो पार्टनर है वो अपनी ज़ाती हैसियत में भी जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का दावा दायर कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 254 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसके अंदर जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है ख्वाह वो शराकतदारी का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी उसकी डिसॉल्व किया जा रहा है तो उसमें वो तमाम वजूहात बयान करना लाजम है कि एक हिस्सेदार जो है वो दूसरे हिस्सेदार से मामलात जो है वो बद नज़मी का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि वो कारोबार में खुर्द बुर्द कर रहा है। और इस तरह के जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के मुकदमात हैं इनमें तकर्री रिसीवर जो है वो भी
ब्रेक की जा सकती है, क्योंकि अदालत पहले इब्तदाई डिग्री सादर करने के बाद और उसके बाद फहमीद हिसाब करने की मजाज है, और फहमीद हिसाब के लिए तकरीरी रिसीवर जो है वो एक लाजमी बात है, ताकि गैर जानबदाराना तरीके से जो अकाउंट्स हैं उनका हिसाब किताब किया जा सके। और उसके बाद फाइनल डिग्री जो है वो अदालत अंडर आर्डर 20 रूल 15 CPC 1908 जो है वो जारी करती है। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की आम तौर पे वजूहात लिखी जाती हैं सूट्स में, वो ये हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो खुर्द-बुर्द कर रहा है, हिस्सादारान को, पार्टनर्स जो हैं अदर्स, उनको उनका बाकायदा मुनाफे का हिस्सा नहीं दे रहा, और फ्रीकैन के माबैन तनाज़ात बढ़ गए हैं और उनका एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं रहा है। तो जनाब, जो सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के सूट्स हैं, उसमें जो कोर्ट फीस है उसके ऊपर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 और क्लास F अप्लाई होती है, और मदई जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कोर्ट फीस का तयन करेगा, लेकिन फहमीद हिसाब के बाद जो रकम बरामद होती है, जो रकम रिकवरी में सामने आती है, उसके ऊपर, उस रकम के ऊपर कोर्ट फीस लगाई जाएगी। लिमिटेशन के हवाले से बात यह है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स की लिमिटेशन के हवाले से हम बात करें तो अंडर आर्टिकल 106 लिमिटेशन एक्ट 1908 3 ईयर उसकी लिमिटेशन है। और अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सालाना मुनाफे के हसूल के लिए अगर हम करें कि जो भी सालाना मुनाफा है वो बाकी है रिकवरी सूट्स के साथ है, तो फिर आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट 1908 उसके अप्लाई होगी, जिसकी जो लिमिटेशन है वो 6 ईयर है। ये चंद बातें थी जो सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमें मद्देनजर रखनी चाहिए, और हमने सोचा कि दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।